स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, मीन्स थर्मोमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशंस की पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसका पहला पॉइंट आपको पहला टॉपिक दे रहा है तापमिति मीन्स थर्मोमेट्री। क्या होता है? तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ताप मापन का अध्ययन किया जाता है, यानी ताप को मापा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है, तापमिति कहलाता है, ठीक है। ताप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को तापमापी कहते हैं। तो ताप को मापने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं। अगला टॉपिक दे रहा है ताप, टेम्परेचर क्या होता है। तो ताप क्या है? एक भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुण है जो यह निश्चित करता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में रखे जाने पर ऊष्मा किस दिशा में प्रवाह होगा। ऊष्मा यानी अर्थात वस्तु ऊष्मा लेगी या ऊष्मा देगी, यानी यह पता चलेगा कि वह वस्तु ताप दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है या ठंडा है, जिससे यह निर्धारित हो जाएगा कि वह वस्तु ऊष्मा लेगी या देगी। क्लियर यहाँ तक? ताप क्या होता है? वह भौतिक गुण है, पदार्थ का भौतिक गुण है जो यह निश्चित करता है कि वह वस्तु किसी अन्य वस्तु के संपर्क में रखे जाने पर उससे ऊष्मा लेगी या ऊष्मा देगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दे रहा है ताप मापन। क्या है? ताप मापन क्या होता है? ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसी गुण का उपयोग किया जाता है जो उसके ताप के साथ निरंतर बदलता रहे। इसे ताप मापक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप मापक गुण कहते हैं। ताप मापक गुणों के आधार पर तापमापियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है, ठीक है। ताप मापक गुण के आधार पर तापमापी को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है, जिनमें पहला आपको दे रहा है सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाना। यह क्या होता है? इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर 0.76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ पर हिमांक को 0 डिग्री, यानी वहाँ पर दाब क्या होना चाहिए? 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर होना चाहिए, और उस समय वहाँ पर जो हिमांक होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? 0 डिग्री सी, तथा 100 डिग्री सी मानकर बीच के क्वथनांक को क्या मान लेते हैं? 100 डिग्री। हिमांक आपका 0 डिग्री सी, ठीक है, और क्वथनांक आपका 100 डिग्री सी मानकर बीच के भाग जो होते हैं, बीच के अंतर को क्या करते हैं? 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। यानी 0 से 100 के बीच के कितने भागों में बांटा जाता है? 100। हिमांक और क्वथनांक के बीच के भाग को कितने भागों में बांटा जाता है? 100। और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सी कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? 1 डिग्री सी, यानी 1 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड कहते हैं। वैज्ञानिक कार्यों में सामान्यतः इसी पैमाने का प्रयोग होता है, ठीक है। वैज्ञानिक कार्यों में प्रायः सामान्यतः इसी पैमाने से यानी सेंटीग्रेड पैमाने का प्रयोग होता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, सेकेंड आपका प्रकार दिया हुआ है फ़ारेनहाइट। तापमापक में दूसरा विभाजन कौन सा है? फ़ारेनहाइट। इसमें हिमांक को 32 डिग्री, हिमांक यानी जो बर्फ़ का ताप है उसको 32 डिग्री सी माना जाता है, 32 माना जाता है, सी नहीं, 32 डिग्री, ठीक है। और क्वथनांक को 212 माना जाता है। हिमांक 32 हो गया और क्वथनांक 212 मानकर बीच में अंतर जो 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो 32 और 212 के बीच में अंतर कितना? 180। तो इसको 180 बराबर भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। प्रत्येक एक भाग को जो 180 भागों में बांटा गया उसके एक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं।
तो ध्यान क्या देना है इसमें आपको, क्वथनांक आपका क्या होता है इसमें 212 डिग्री सी, यानी उबलते जल का ताप 212 डिग्री होता है और हिमांक बर्फ़ का ताप कितना होता है 32 डिग्री एफ होता है। ठीक है, और इसके बीच के अंतर को 180 बराबर भागों में बांटा जाता है और सेल्सियस में कितने भागों में 100, और हिमांक आपने देखा था 0 था और क्वथनांक आपका क्या था 100 डिग्री सी सेल्सियस था। चलिए अगला पैमाना क्या है, केल्विन पैमाना। क्या है, केल्विन का परम पैमाना। इसे ऊष्मागतिकी पैमाना भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें हिमांक को 273 यानी बर्फ़ के ताप को 273 तथा उबलते हुए पानी अर्थात क्वथनांक को 373 लिया जाता है और इसके बीच के अंतर को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। 373 माइनस 273 कर देंगे कितना है 100, तो इसे 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 के यानी 1 केल्विन कहते हैं। ठीक है, इसमें डिग्री नहीं लिखा जाता। ठीक है, प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं 1 केल्विन कहते हैं। और कितने भाग किए जाते हैं 273 और 373 के बीच में 100 बराबर है तो 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। इस पैमाने की विशेषता यह है कि इसका शून्य ताप 0 के अर्थात पदार्थ के लिए न्यूनतम संभव ताप होता है। बर्फ का ताप शून्य ताप कहलाता है, शून्य ताप कहलाता है 0 केल्विन, और परम ताप आपका क्या होता है 273 केल्विन। क्या कहते हैं परम ताप को 273 केल्विन। ठीक है, शून्य ताप 0 के पदार्थ के लिए न्यूनतम संभव ताप है। किसी पदार्थ का न्यूनतम संभव ताप क्या है 0 के, इससे कम किसी वस्तु का ताप नहीं हो सकता। और परम ताप क्या है 273 के। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दिया है ताप में पैमानों में संबंध। ठीक है, ताप पैमानों में संबंध, यानी जो अभी आपने सेल्सियस पैमाना केल्विन पैमाना पढ़ा है उसमें आपका सेल्सियस को केल्विन में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो वस्तु का ताप तीनों पैमानों क्रमशः सी, एफ तथा के को प्रदर्शित करने पर, तो सी सेल्सियस पैमाना कितने भागों में बांटा गया था 100, और फ़ारेनहाइट पैमाना 180 भागों में और केल्विन पैमाना 100 भागों में। सेल्सियस का हिमांक आपका क्या था 0, तो ऊपर आपका कुछ नहीं, फ़ारेनहाइट में आपका हिमांक आपका 32 था और केल्विन पैमाने में 273। तो C/100 बराबर F माइनस 32/180 बराबर K माइनस 273/100। ये आपका इन तीनों में रिलेशन है। इनमें से जिन भी दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, अर्थात एक दिया होगा दूसरा निकालना होगा, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसका सरल रूप आपको यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, उसी का सरल रूप है। कॉमन लेकर नंबर्स को हम कट कर देंगे। तो 100 में आपका 20 आपका LCM आएगा, 100 180 और 100 का 20 आपका कॉमन है तो कॉमन 20 से डिवाइड कर देंगे HCF से। तो क्या आंसर हो जाएगा C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5, यानी C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। यह आपका सेल्सियस पैमाना हो गया। इनमें से किसी भी दो का प्रयोग करके जैसी आवश्यकता हो, सेल्सियस फ़ारेनहाइट का या सेल्सियस केल्विन का या फ़ारेनहाइट केल्विन का, उन दोनों का प्रयोग करके हम दूसरे ताप को आसानी से निकाल सकते हैं, जिसकी भी आपको आवश्यकता हो, दूसरा तीसरा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दे रहा है परम ताप। क्या है परम ताप? क्या होता है परम ताप? केल्विन पैमाने पर मापे गए ताप को परम ताप कहते हैं। केल्विन ताप पर मापे गए ताप को क्या कहते हैं परम ताप। और यह सेल्सियस पैमाने पर मापे गए ताप में 273 जोड़ने पर मिलता है। किसमें? सेल्सियस ताप में अगर यदि हम 273 जोड़ दें तो परम ताप में बदल जाएगा, यानी केल्विन ताप में बदल जाएगा। ठीक है, तो परम ताप का फार्मूला क्या मिल गया? T बराबर, परम ताप को किससे लिखा गया? कैपिटल T से। T बराबर 273 प्लस स्मॉल t डिग्री C, जहाँ स्मॉल t क्या है सेल्सियस पैमाने पर लिया गया ताप है और कैपिटल T क्या है परम ताप पर लिया गया, यानी केल्विन ताप पर लिया गया ताप है। इनमें से जो भी एक आपका अज्ञात होगा तो दूसरा आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दे रहा है
सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने के पर तापांतर में अंतर। ठीक है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापांतर में अंतर क्या होता है? यदि किसी वस्तु ए के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों पर ताप क्रमशः C1 और F1 हो तथा वस्तु बी के ताप क्रमशः C2 और F2 हो तो C1 माइनस C2 बराबर क्या होगा? डेल्टा C। प्रारंभिक माइनस अंतिम बराबर क्या हो जाएगा? परिवर्तन आपको मिल जाए तो C1 माइनस C2 बराबर डेल्टा C। इसी तरीके से F1 माइनस F2 बराबर डेल्टा F हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बदल देंगे फार्मूले से। अभी आपने C और F के लिए ऊपर फार्मूला देखा था, बस वही फार्मूला लगा देंगे। तो डेल्टा C बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा F अपान 9। डेल्टा C अपान 5 इज इक्वल टू डेल्टा F अपान 9। ये क्या हो गया? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापांतर में अंतर जो था उसमें संबंध हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आपको एक पॉइंट नोट करना है। क्या है वो पॉइंट? सेल्सियस पैमाने का एक भाग केल्विन पैमाने के एक भाग के बराबर होता है। इस प्रकार यदि दो वस्तुएं ए व बी के ताप सेल्सियस पैमाने पर क्रमशः T1 व T2 हों तथा केल्विन पैमाने पर कैपिटल T1 व कैपिटल T2 हो तो कैपिटल T1 माइनस कैपिटल T2 बराबर स्मॉल T1 माइनस स्मॉल T2 होगा। क्लियर है यहाँ तक? सेम ऊपर वाला फार्मूला है। चूँकि वहाँ पर दोनों में डिवाइड में 100 होता है तो आपका 100 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? स्मॉल T1 माइनस स्मॉल T2 इज इक्वल टू कैपिटल T1 माइनस कैपिटल T2। यानी सेल्सियस पैमाने के ताप का अंतर और केल्विन पैमाने के ताप का अंतर आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात डेल्टा स्मॉल टी बराबर डेल्टा कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा कैपिटल टी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपके पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ऊष्मीय प्रसार। क्या है? ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशंस। क्या होता है? जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसका ताप बढ़ने से पदार्थ के अनेक भौतिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, आपने इसके पहले पढ़ा है। जबकि किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है, यानी अणुओं की गति ऊर्जा बढ़ जाती है और अणु क्या होते हैं? दूर दूर हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है? प्रसार होता है, जिससे पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात उनका आकार बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, आकार में परिवर्तन होता है अर्थात आयतन बढ़ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? इसी प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। यानी जब भी किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका ताप बढ़ने से पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, जिससे पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पदार्थ के आकार में परिवर्तन आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जिसका पहला प्रकार क्या है? रेखीय प्रसार। क्या है? रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें केवल लंबाई हो, अर्थात चौड़ाई और ऊंचाई नगण्य हो, जैसे एक पतला तार। ठीक है, छड़। ऐसे पदार्थ में केवल लंबाई में वृद्धि होता है, चौड़ाई और ऊंचाई की अपेक्षा उसमें जो वृद्धि होती है नगण्य होती है। तो लंबाई में वृद्धि होता है, ऐसे प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार। ऐसा पदार्थ जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। ठीक है, आयताकार चादर जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों हो और इसमें मोटाई क्या होती है? नगण्य होता है। तो ऐसे पदार्थों को गर्म करने पर लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है, अर्थात क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो ऐसे प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? आयतन प्रसार है। आयतन प्रसार क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके तीनों हो। क्या हो? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपके तीनों हो। तो उसमें क्या वृद्धि होती है? लंबाई में भी वृद्धि होती है, चौड़ाई में भी वृद्धि होती है, ऊंचाई में भी वृद्धि होती है। तो ऐसे पदार्थ में जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में वृद्धि होती है, अर्थात आयतन में वृद्धि होती है, तो ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं? आयतन प्रसार। ठीक है, तो ऐसे प्रसार को क्या कहते हैं?
आयतन प्रसार कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या दे रहा है। तो अगला आपको दे रहा है इससे संबंधित तीन प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं, जिसका पहला प्रकार है रेखीय प्रसार गुणांक। जिसमें रेखीय यानी लंबाई में वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार कहते हैं, और इसके गुणांक को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं, अल्फा से। तो अल्फा बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि बटे में प्रारंभिक लंबाई इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है, यानी डेल्टा एल बटे में यल इंटू डेल्टा टी। इसका मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सी। क्या होता है, प्रति डिग्री सी होता है। ठीक है, लंबाई आपका कट जाएगा तो इसका मात्रक बचेगा प्रति डिग्री सी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला दे रहा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अभी आपको बताया गया क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है, केवल क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, ऊंचाई में नगण्य रहता है। तो इसकी गुणांक को हम लोग क्या लिखते हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, इसको लिखते हैं संकेत में बीटा से। तो बीटा बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि बटे में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है, जिसको हम लोग संकेत में डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी से लिखते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी आपको प्रति डिग्री सी ही होता है। ठीक है, इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सी होता है। अगला दे रहा है आपका आयतन प्रसार गुणांक, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में वृद्धि होती है, अर्थात आयतन में वृद्धि होती है, आयतन प्रसार कहलाता है। और इसके गुणांक को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं, गामा से। किससे डिनोट करते हैं, गामा से। तो फार्मूला क्या होता है, आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि। ठीक है, और इसको संकेत में डेल्टा वी होल अपॉन वी इंटू डेल्टा टी लिखते हैं। और इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सी ही होता है। इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी रहा है तीनों प्रसार गुणांकों, क्या, तीनों प्रसार गुणांकों का मात्रक प्रति डिग्री सी होता है। याद रखना है, तीनों प्रसार गुणांकों का मात्रक प्रति डिग्री सी होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो आगे दे रहा है अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध दे रहा है। तो बीटा बराबर 2 अल्फ़ा होता है और गामा बराबर 3 अल्फ़ा होता है। अर्थात अल्फ़ा बीटा और गामा में संबंध कितना होता है, 1 संबंधी 2 संबंधी 3। तो याद रखिएगा, जब भी आपको अल्फ़ा दिया और बीटा पूछे तो 2 से गुणा करते ही आपको मिल जाएगा, और गामा पूछे तो 3 से गुणा करके मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा संबंधी बीटा संबंधी गामा में 1 संबंधी 2 संबंधी 3 का अनुपात है। चलिए इसी प्रकार से अगला देखते हैं। तो अगला टॉपिक दे रहा है आपका द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। द्रवों का ऊष्मीय प्रसार। द्रवों में 2 प्रकार का प्रसार होता है, आभासी प्रसार, वास्तविक प्रसार। ठीक है, आभासी प्रसार और वास्तविक प्रसार। तो आभासी प्रसार क्या होता है, यदि केवल द्रव का प्रसार ही मापा जाए। द्रव को आप जब भी गर्म करेंगे, किसी बर्तन में रख के गर्म करेंगे, किसी पात्र में रखकर गर्म करेंगे, तो क्या कह रहा है, यदि केवल द्रव का ही प्रसार मापा जाए तथा बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखा जाए तो उसे आभासी प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रसार। कैसे, जब भी किसी बर्तन में, पात्र में आपको द्रव भरा जाए तो भर दिया द्रव, अब इसको गर्म किया जाए, तो जब इसको हम गर्म करेंगे, पात्र में द्रव भरा हुआ है आपका, गर्म करने पर पहले तो पात्र बढ़ेगा, पात्र में प्रसार होगा। पात्र में प्रसार होने से क्या होगा, द्रव आपका तल नीचे आएगा, द्रव का तल क्या आएगा, नीचे आएगा, और फिर धीरे धीरे द्रव का गर्म होना शुरू होगा, जिससे द्रव में भी प्रसार होगा और थोड़ा सा तल ऊपर उठेगा। तो जब, क्या कह रहा है, जब द्रव का प्रसार ही मापा जाए, बर्तन के प्रसार को ध्यान में न रखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रसार कहते हैं। ठीक है, जब ऐसे पात्र में किसी द्रव को रखकर नापा जाए, गर्म किया जाए और उसमें प्रसार हो, और किस चीज़ को ध्यान रखा जाए, केवल द्रव के प्रसार को ही मापा जा रहा है, बर्तन के प्रसार को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रसार कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक आपका दे रहा है क्या, वास्तविक प्रसार। यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखकर द्रव का प्रसार नापा जाए तो उसे वास्तविक प्रसार कहते हैं।
क्या कह रहा है, बर्तन की प्रसार को यहाँ पर ध्यान में रखना है और द्रव का प्रसार नापा जाए, तो इसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर होता है द्रव का आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार। क्या होता है वास्तविक प्रसार बराबर, फार्मूला द्रव का आभासी प्रसार प्लस बर्तन का प्रसार, यानी बर्तन में कितना प्रसार हुआ है वो। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ गए हैं। और यदि किसी प्रकार किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग एक से पहले बार में ही आपको क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, निश्चित रूप से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दे रहा है द्रव की वास्तविक तथा आभासी प्रसार गुणांकों में संबंध। क्या है, द्रव के वास्तविक तथा आभासी प्रसार गुणांक में संबंध। तो द्रव का आभासी प्रसार गुणांक होता है आयतन में आभासी वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि, जिसको गामा ए बराबर डेल्टा वी ए बटे में वी इंटू डेल्टा टी लिखा जाता है। ठीक है, और द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक क्या होता है, बराबर आयतन में वास्तविक वृद्धि बटे में प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि, जिसको गामा आर यानी रियल गामा आर बराबर डेल्टा वी सफिक्स आर बटे में वी आर इंटू डेल्टा टी लिखा जाता है। ठीक है, और बर्तन का प्रसार गुणांक क्या हो जाता है, बर्तन का प्रसार गुणांक बराबर होता है बर्तन के आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन इंटू ताप में वृद्धि, जिसको हम गामा जी से लिखते हैं। ग्लास बर्तन ले लिए, ग्लास का बर्तन है तो गामा जी इज इक्वल टू डेल्टा वी जी बटे में वी डैश इंटू डेल्टा टी डैश, या आर भी आप लिख सकते हैं, आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या दे रहा है, द्रव के वास्तविक प्रसार गुणांक गामा आर आभासी प्रसार गुणांक गामा ए तथा बर्तन के प्रसार गुणांक गामा जी के योग के बराबर होता है, अर्थात गामा आर बराबर होता है गामा ए प्लस गामा जी। ठीक है, गामा आर बराबर होता है गामा ए प्लस गामा जी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ताप के साथ घनत्व का परिवर्तन। ताप के साथ घनत्व का परिवर्तन, किसी वस्तु का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ता है। उसका घनत्व ताप बदलने पर निम्न सूत्र के अनुसार बदलता है, यानी डी सफिक्स टी बराबर डी जीरो यानी प्रारंभिक घनत्व ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस गामा टी, 1 माइनस गामा टी, जहाँ पर आपको संकेत भी दे रहा है डी टी किसको कहा गया है तथा डी जीरो किसको कहा गया है। तो डी टी तथा डी जीरो वस्तु के क्रमशः टी डिग्री सी तथा 0 डिग्री सी पर घनत्व है। डी जीरो यानी प्रारंभिक और डी टी यानी जिस ताप पर आपको ज्ञात करना है घनत्व है। टी ताप तथा गामा आपका वस्तु ठोस अथवा द्रव का आयतन प्रसार गुणांक है, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इनका क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है गामा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका जल का असामान्य प्रसार। जल एक ऐसा द्रव है जिसमें असामान्य प्रसार होता है, अर्थात अभी तक आपने जितने भी द्रवों के बारे में देखा, द्रव के प्रसार में, आयतन प्रसार में, किसी भी द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है तथा ठंडा करने पर उसके आयतन में कमी आती है, और उसी अनुपात में कमी आती है जिस अनुपात में वृद्धि होता है। ठीक है, लेकिन जल एक ऐसा द्रव है, जल कैसा द्रव है, एक ऐसा द्रव है जिसको गर्म करने पर भी वृद्धि होती है और ठंडा करने पर भी वृद्धि होती है। क्या होता है, गर्म करने पर भी वृद्धि होती है और ठंडा करने पर भी वृद्धि होती है। किस ताप पर कहाँ वृद्धि होती है, तो उसके लिए चलिए अगले टॉपिक देखते हैं, जल का असामान्य प्रसार। अन्य द्रवों के विपरीत जल के को 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म करने पर आयतन घटता है। क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सी तक गर्म करने पर आयतन घटता है, फलतः इसका घनत्व बढ़ता है। यानी आयतन घटेगा तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, परंतु 4 डिग्री सी से ऊपर गर्म करने पर जल का आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है,
4 डिग्री सी से ऊपर जल को गर्म करेंगे डिग्री सेल्सियस से तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। अर्थात क्या हो गया, 4 डिग्री सी से ऊपर गर्म करने पर जल का आयतन बढ़ता है और 4 डिग्री सी से नीचे ठंडा करने पर भी आयतन बढ़ता है। ठीक है, 4 डिग्री सी से अधिक गर्म करने पर भी आयतन आपका बढ़ता है और 4 डिग्री सी से नीचे ठंडा करने पर भी आयतन बढ़ता है। दोनों स्थिति में आयतन बढ़ता है। यहाँ तक क्लियर है? इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो 4 डिग्री सी पर इसका आयतन क्या होता है, सबसे कम होता है। 4 डिग्री सी पर आयतन क्या होता है इसका, सबसे कम होता है और घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सी पर घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। याद रखिएगा, इससे संबंधित आपका एक प्रश्न पूछता है। तथा घनत्व घटने लगता है, कब, जब आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटता है और 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक आपका दे रहा है गैसों का ऊष्मीय प्रसार। अभी तक आपने द्रवों के बारे में पढ़ा, अब हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या दे रहा है, गैसों का ऊष्मीय प्रसार। ताप बढ़ने पर गैसें ठोसों तथा द्रवों की अपेक्षा बहुत अधिक फैलती हैं। सामान्य तापांतर, किस पे, सामान्य तापांतर पर विभिन्न गैसों के आयतन प्रसार समान होते हैं और सभी गैसों का समान आयतन प्रसार गुणांक गामा सफिक्स वी आयतन के साथ निम्न संबंध के अनुसार बदलता है। v बराबर V0 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा वी इंटू टी, कैपिटल टी, यानी परम ताप, ठीक है, केल्विन ताप के रूप में। तथा गैस का दाब गुणांक गामा सफिक्स p बराबर 1/273 दाब के साथ संबंध P बराबर P0 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा सफिक्स P इंटू टी के अनुसार होता है। यानी दाब आपका P बराबर P0 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा सफिक्स P इंटू टी के अनुसार होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे दे रहा है साड़ी में कुछ तत्वों के आयतन प्रसार गुणांक दिखाए गए हैं। ठीक है, और जिनमें से पहला तत्व आपका दे रहा है एल्युमिनियम, जिसका आयतन प्रसार गुणांक आपको दिया है 7×10⁻⁵ प्रति केल्विन। तो एल्युमिनियम का आयतन प्रसार गुणांक कितना होता है, 7×10⁻⁵ प्रति केल्विन। ठीक इसी तरीके से पीतल का आयतन प्रसार गुणांक 6×10⁻⁵ प्रति केल्विन होता है। ठीक है, कितना होता है, 6×10⁻⁵ प्रति केल्विन होता है। और अगला आपका दे रहा है पारा। पारे का दिया है 18.2×10⁻⁵ प्रति केल्विन। जल का आयतन प्रसार गुणांक होता है 20.7×10⁻⁵ प्रति केल्विन और लोहे का होता है 3.5×10⁻⁵ प्रति केल्विन। तो 10⁻⁵ प्रति केल्विन सभी में है। आपको एल्युमिनियम का 7, पीतल का 6, पारे का 18.2, जल का 20.7, इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ऊष्मीय प्रसार गुणांक को सारणीबद्ध तरीके से दर्शाया गया, यानी सिंपल फॉर्म में एक बार यहाँ पर आपको फिर से दिया गया है, जिसको पहला रेखीय प्रसार गुणांक है, जिसको अल्फा से निरूपित करते हैं और इसका सूत्र है डेल्टा एल अपॉन यल इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा यल क्या है, लंबाई में वृद्धि है, यल आपका प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा टी ताप में वृद्धि यानी परिवर्तन, चाहे कमी हो चाहे जो भी हो, तो यहाँ परिवर्तन आप लिख सकते हैं डेल्टा को। दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जहाँ पर बीटा बराबर 2 अल्फ़ा दिया हुआ है, फार्मूला होता है आपने संबंध अल्फ़ा संबंधी बीटा संबंधी गामा में आपने देखा भी था, 1 संबंधी 2 संबंधी 3। तो बीटा बराबर क्या होता है, 2 अल्फ़ा और इसका सूत्र होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर 3 अल्फ़ा होता है और डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी इसका फार्मूला होता है, जहाँ पर डेल्टा वी क्या है, आयतन में वृद्धि या परिवर्तन, बटे में वी प्रारंभिक आयतन, इंटू में डेल्टा टी यानी ताप में परिवर्तन। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक के टॉपिक समझ में आएंगे। अगला टॉपिक आपका दे रहा है महत्वपूर्ण तथ्य, इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने जो जो मुख्य चीज़ों को पढ़ा है।
ताप परिवर्तन के साथ पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं। क्या है पहला महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट? ताप परिवर्तन के साथ पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, जिससे पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है, यानी आयतन में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होती है या क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब वृद्धि होती है तो इसमें वृद्धि को कितने प्रकार के 3 प्रकार का है। पहला रेखीय, दूसरा क्षेत्रीय, तीसरा आयतन। 3 प्रकार का प्रसार होता है। ठीक है, और इनके 3 गुणांक हैं। पहला आपका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और तीसरा आयतन प्रसार गुणांक गामा, जिसमें संबंध क्या है? 1 संबंधी, 2 संबंधी, 3 का अनुपात होता है। ठीक है, द्रवों के ऊष्मीय प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा था ठोस का था। अगला क्या कह रहा है? द्रवों का ऊष्मीय प्रसार 2 प्रकार का होता है, आभासी तथा वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट, 4 डिग्री सी पर जल का आयतन अधिकतम होता है। क्या होता है? 4 डिग्री सी पर जल का आयतन अधिकतम तथा घनत्व जो होता है, घनत्व क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, घनत्व न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वस्तु को गर्म करने पर उसके आयतन के साथ घनत्व में ही बदलाव आता है। जब वस्तु को गर्म करते हैं तो आयतन में तो प्रसार होता है, क्षेत्रफल में प्रसार होता है, साथ में उसके घनत्व में भी बदलाव आता है। यानी जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका घनत्व क्या होगा? घटेगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक उसके आभासी प्रसार गुणांक तथा बर्तन के प्रसार गुणांक के योग के बराबर होता है, अर्थात आपका गामा सफिक्स आर बराबर होगा गामा सफिक्स ए प्लस गामा सफिक्स जी। ठीक है, जहाँ पर गामा सफिक्स जी आपका क्या है? बर्तन का प्रसार गुणांक है, गामा सफिक्स ए आपका आभासी है और गामा सफिक्स आर का आपका क्या है? वास्तविक प्रसार गुणांक है द्रव के लिए। तो इस चैप्टर के जो भी बेसिक पॉइंट्स थे, टॉपिक्स थे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे की क्लास में हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सीखेंगे, क्या होते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही। आज की आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। और इसके पहले कि कोई भी वीडियो आपको छूट गए हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मैथ और साइंस के, जहाँ से आप इसके किसी भी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।